प्लेट्यूज पढ़ेंगे। अभी तक हमने माउंटेन्स पढ़े और जियोग्राफी में अब हम प्लेट्यूज पढ़ेंगे। प्लेट्यूज आर फ्लैट टेबल लाइक अपलैंड एरियाज। प्लेट्यूज जो होते हैं आर फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। प्लेट्यूज आर फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं। टेबल लाइक, जैसे कि टेबल होती है, ठीक है। अपलैंड एरियाज विथ रफ टॉप सरफेस, इनका जो अपलैंड एरिया होता है वो रफ होता है। उनका जो टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है, रफ टॉप सरफेस होता है। एंड स्टीप साइड वॉल्स, और इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं वो स्टीप होती हैं, वो थोड़ी उठी हुई होती हैं, ऊंची टाइप की होती हैं। तो प्लेट्यूज आर फ्लैट टेबल लाइक अपलैंड एरियाज विथ रफ टॉप सरफेस एंड स्टीप साइड वॉल्स। तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, प्लेट्यूज कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से इस साइड है, देखिए आप, ये जो है ना प्लेट्यूज है, इनकी देखिए साइड थोड़ी स्टीप सी होती हैं, बीच में ये फ्लैट होते हैं ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, तो ये इस तरीके से होते हैं, ये प्लेट्यूज हैं। तो प्लेट्यूज आर फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं। टेबल लाइक, टेबल की तरह। अपलैंड एरियाज, ये अपलैंड एरियाज होते हैं। विथ रफ टॉप सरफेस एंड स्टीप साइड वॉल्स। अब प्लेट्यूज के बारे में हम आगे प्लेट्यूड और सिचुएशन। तो देखिए तिब्बतन प्लेट्यू जो है, तिब्बतन प्लेट्यू पठार एक तरीके से आप कह सकते हो। तिब्बतन प्लेट्यू जो है बिटवीन हिमालय एंड कुनलुन माउंटेन्स के बीच में है। तिब्बतन प्लेट्यू किस किस के बीच में है, हिमालय एंड कुनलुन माउंटेन्स के बीच में है। तिब्बतन प्लेट्यू किस किस के बीच में है, हिमालयन एंड कुनलुन माउंटेन्स के बीच में है। फिर आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, साउथर्न इंडिया में है। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, साउथर्न इंडिया में है, दक्षिणी भारत में है। और तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ है, हिमालय एंड कुनलुन माउंटेन्स के बीच में है। और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, साउथर्न इंडिया में है। अरेबियन प्लेट्यू कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका। प्लेट्यू ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको में है। प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया, यूएसए में है। प्लेट्यू ऑफ माडागास्कर, प्लेट्यू ऑफ मेडागास्कर, तो ये मेडागास्कर में है, ठीक है, मेडागास्कर नाम से ही समझ में आ रहा है। और कोलंबिया कहाँ है, यूएसए में है, इसलिए प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया कहाँ होगा, यूएसए में। मैक्सिको कहाँ होगा, मैक्सिको में ही होगा, इसलिए मैक्सिको प्लेट्यू भी कहाँ पे है, मैक्सिको में ही है, ठीक है। बस इतना याद रखें। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, इंडिया में है। बाकी आप ये तो पता ही है, तिब्बत, हिमालय तिब्बत में है, तो इसलिए तिब्बतन प्लेट्यू हिमालय में होगा। मेडागास्कर प्लेट्यू मेडागास्कर में होगा, ठीक है। अलास्का आपको पता ही है, अमेरिका में है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में प्लेट्यू ऑफ अलास्का। प्लेट्यू ऑफ बुल्बिया, ये थोड़े याद रखें, जो मतलब अलग नाम और प्लेस की हैं, ठीक है। तो प्लेट्यू ऑफ बुल्बिया जो है, प्लेट्यू ऑफ बुल्बिया, ये कहाँ पे, एंडीज माउंटेन्स में है, प्लेट्यू ऑफ बुल्बिया, ठीक है। और ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, ये कहाँ पे है आपका, साउथ ऑफ कोलंबिया प्लेट्यू, यूएसए में है। कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पे है, साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, यूएसए। कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पे है, साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, यूएसए। प्लेन्स आर रिलेटिवली लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड सरफेस विथ, अब देखिए हमने अभी पढ़ा प्लेट्यू, अब हम पढ़ते हैं प्लेन। पठार पढ़ा, अब हम प्लेन्स पढ़ते हैं। आर रिलेटिवली लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड सरफेस विथ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट एज कॉल्ड अ प्लेन। जो देखिए लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड, जो मतलब नीचे होते हैं और चपटे होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है। लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स हाइट, इनकी जो हाइट में अंतर नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं होते जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा हो गया, जैसे कि इस तरीके का अंतर नहीं होता है, ऐसे ऐसे ऐसा ये डिफरेंस नहीं होता। ये मतलब रफली ऐसे ही होते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कहीं ऐसा ऐसा हो जाए, पर ये मतलब 90% ये फ्लैट ही रहते हैं और ज़्यादा ऊंचे नहीं होते ये पृथ्वी से, इस टाइप, ठीक है। इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ प्लेन। तो हमने प्लेट्यू पढ़ा, अब प्लेन पढ़ा, अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे।
ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर वातावरण, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर, जो हवा का विस्तार है बहुत बड़ा, विच एनवेलप्स जिसने घेर रखा है, द अर्थ पृथ्वी को, ऑल अराउंड चारों तरफ से, इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, यह विस्तृत है, यह एक्सटेंडेड्स है, यह एक्सटेंड है, यह फैला हुआ है थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर में, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यह बचाता है अर्थ के सतह को सूरज की पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। अब लेयर देखिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कौन सी लेयर कहाँ पे है। तो ट्रोपोस्फियर, देखिए जो ट्रोपोस्फियर है, देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, ई फॉर अर्थ है, ठीक है। तो देखिए मैं एक तरफ ही बनाता हूँ, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर वायुमंडल हो गया, जो कि रहता है 0 से 18 किलोमीटर तक, कितने से, 0 से 18 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फियर, जो रहता है 18 से 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद में आता है मीजोस्फियर, फिर इसके बाद में आता है आइनोस्फियर, फिर इसके बाद में आता है एक्सोस्फियर। तो ये 3, 2, 5 परत होती हैं वायुमंडल की। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, फिर आता है ट्रोपोस्फियर आ गया, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मीजोस्फियर, फिर आता है आपका आइनोस्फियर, और फिर आता है एक्सोस्फियर। देखिए यहाँ पे मैं कुछ याद करवा दूँ आपको। देखिए मीजो, मीन टाइप हो रहा है ना, मीन टाइप, तो मीन मतलब होता है बीच का, तो मीजो हमेशा बीच का होगा, 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे, मीजो बीच का हो गया। और एक्सो मतलब होता है आउट, एक्सो मतलब क्या होता है, आउट, आउट मतलब बाहर, एग्जिट नहीं कहते, एग्जिट। तो वो इसी तरीके से आप सबसे आखिरी का याद रखें एक्सो, और बीच का क्या है, मीजो, ठीक है। बस बाकी आपको अब याद हो जाएंगे 2 को। तो सबसे पहले कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर, फिर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फियर, फिर कौन सा होता है, मीजोस्फियर, 2 हो गए, अब बीच का आएगा मीजोस्फियर, फिर होता है आइनोस्फियर, और फिर होता है एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर फिर एक्सोस्फियर। तो याद रहेगा, सबसे पहले टोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, और फिर एक्सोस्फियर। हिंदी में बोले तो स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल होता है, ठीक है। आयनोस्फीयर आयन मंडल होता है, एक्सोस्फीयर वायुमंडल होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर कितना होता है, ट्रोपोस्फीयर जो सबसे पहला परत है वो होती है, वो मानी गई है सबसे पहली परत जो ट्रोपोस्फीयर है उसको माना गया है 0 से 18 किलोमीटर, ये ट्रोपोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर कितना होता है, जो दूसरी परत है 18 से 50 किलोमीटर, तो मतलब ये करीब करीब 32 किलोमीटर तक फैली है, ठीक है। और फिर इसके बाद में मीजोस्फीयर कितना है, ये 50 से 80 है, 50 से कितना है 80, करीब करीब 30 किलोमीटर मीजोस्फीयर। फिर इसके बाद में होता है आइनोस्फीयर, ये अपना कितना है 80 से, आइनोस्फीयर कितना है 80 से 600 किलोमीटर, आइनोस्फीयर कितना है 80 से 600 किलोमीटर, ये कितना होगा आपका 580 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा आइनोस्फीयर भी बहुत है, ठीक है। और फिर 600 किलोमीटर के जो बाद की रेंज है हज़ारों किलोमीटर, 8-9 हज़ार किलोमीटर, उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर बाकी को। तो आपसे पूछे बताओ ट्रोपोस्फीयर की रेंज कितनी है, आप कह देना 0 से 18 किलोमीटर। बोले बताओ स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज कितनी है, तो ये 50 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 0 से 50 या 18 से 50 किलोमीटर। आपसे पूछे फिर बताओ मीजोस्फीयर की रेंज कितनी है, तो 50 से या आपका 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। फिर आपसे पूछे बताओ मीजो के बाद आयनोस्फीयर की रेंज कितनी है, तो 80 से 600 किलोमीटर, 80 से 600 किलोमीटर। और फिर आपसे पूछे बताओ एक्सोस्फीयर की रेंज कितनी है, तो बोल देना 600 से ऊपर एक्सो है। तो 80 से 0 से 18 किसकी है, 0 से 18 किसकी, ये आपकी है स्ट्रेटोस्फीयर की, 0 से 18, 18 से 50
ये आपकी नहीं, 0 से 18 किसकी है? ट्रोपोस्फेयर की। 18 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर की। 50 से 80 मीजोस्फेयर की। 80 से 600 आयनोस्फेयर की। और 600 से अबव एक्सोस्फेयर की। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी परत में क्या होता है, कौन सी लेयर में क्या होता है। तो ट्रोपोस्फियर 0 से 18 किलोमीटर कंटेन 75% ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर, कंटेन 75% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एज हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो देखिए जो ये है ना ट्रोपोस्फेयर, इसमें वायुमंडल की 75% गैसें समाहित हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी में है यहाँ पे जो गैसें हैं। कंटेन 70% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एज हाइट इंक्रीज, इसकी जो हाइट, इससे ऊपर जो हाइट बढ़ती है किससे? ट्रोपोस्फेयर से, तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर में ये होता है कि मतलब जितने आप ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फेयर में, जब तक ट्रोपोस्फेयर है 0 से 18 किलोमीटर की बात हो रही, जितने आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इसमें ठंडक रहती है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से ये घटेगा। तो मतलब हर एक किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस गर्मी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी तो उसकी मतलब आप अगर छत पे खड़े होंगे तो आपने देखा होगा हवा लगती है, एकदम हवा लगती है, ठंड लगती है। गर्मियों में छत पे सोते हैं लोग, तो क्यों होता है? वो ट्रोपोस्फेयर में जितनी ऊंचाई पे जाते हैं तापमान घटता है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर। दिस लेयर कंटेन द ओजोन लेयर। देखिए आपसे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बताओ ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है जी। 18 से 50 वाले में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर 18 से 50 किलोमीटर। दिस लेयर कंटेन ओजोन लेयर। द टेम्परेचर रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट इन द लोअर पार्ट बट इंक्रीज स्लोली विथ इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस एट अपर लेयर। टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसका क्या होता है? देखिए इसमें घट रहा है, 0 से 18 किलोमीटर घट गया, तो इसमें अब थोड़ा इसमें कांस्टेंट रहता है ज़्यादातर, तो किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसलिए इसका नाम समताप रखा है। समताप मतलब जिसमें समान ताप हो। समताप मतलब क्या होता है? जिसमें समान ताप हो। तो अब समान रहता है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और जो लास्ट की परत होती है स्ट्रेटोस्फीयर की, जो लास्ट लेयर होती है, वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। मीजोस्फीयर, अब मीजोस्फीयर 50 से 80। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है। द टेम्परेचर ड्रॉप अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमें पता है कि देखिए ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जाते हैं तो घटता है। ठीक है जी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से घटता है। ठीक है, फिर इस स्ट्रेटोस्फीयर में ना घटता ना बढ़ता, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, कभी कांस्टेंट ही रहता है, कभी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इसकी लास्ट परत में 0 डिग्री हो जाएगा, किसकी? स्ट्रेटोस्फीयर की। लेकिन जब यहाँ से फिर शुरू होता है क्या? मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर में ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और माइनस में चला जाता है, 0 से माइनस में। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में से 0 हुआ और फिर 0 से नेगेटिव में जाएगा, तो 0 से नेगेटिव में ये -100 डिग्री तक चला जाता है। कितना? -100 डिग्री चलता। तो इस -100 डिग्री होता है किसमें? मीजोस्फीयर में, तो इसलिए सबसे ठंडा है। तो मीजोस्फीयर, दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर ड्रॉप्स अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है आयनोस्फीयर 80 से 600 किलोमीटर। रेडियो वेव्स आर बाउंड ऑफ द आयंस and reflect back to the earth. This generally help radio communication.
Radio waves are bounced off the ions and reflect waves back to the earth. This generally help radio communication. अब आयोनोस्फीयर जो होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, इसे आयोनोस्फीयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयन होते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम रेडियो वेव भेजते हैं तो उन्हें कुछ तो हो टकराने, ऐसे ही थोड़ी ना हवा से टकरा आयन। तो आयनोस्फीयर में क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आयन होते हैं ऐसे, तो यहाँ से अब रेडियो वेव जाएंगी तो ये इससे टकराएंगी और फिर वापस फैल जाएंगी बहुत बड़े क्षेत्र में। तो इसलिए जो रेडियो कम्युनिकेशन, जो टेलीविज़न का जो प्रसार होता है वो ये आयनोस्फीयर से ही होता है। तो रेडियो वेव्स आर बाउंस्ड ऑफ आयंस एंड रिफ्लेक्ट वेव्स टू बैक अर्थ। दिस जनरली हेल्प्स रेडियो कम्युनिकेशन। ये मदद करता है किसमें, आपकी रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। कौन, ये आपका आयोनोस्फीयर, ठीक है। तो आपसे पूछे बताओ रेडियो वेव्स को की मदद, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है, तो वो है आयोनोस्फीयर। फिर आता है एक्सोस्फीयर। ये आता है अब 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से ऊपर। अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर इज कोल्ड अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर, जो एक्सोस्फीयर अपर पार्ट है एक्सोस्फीयर इज कोल्ड मैग्नेटोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर का सबसे अपर पार्ट है एक्सोस्फीयर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट हाई रेट। एक्सोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे कम किस में होता है, मीजोस्फीयर में। कितना कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर एक्सोस्फीयर में बढ़ता है। उसकी जो सबसे अपर पार्ट होता है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था ये एटमॉस्फेयर के बारे में इतना, ठीक। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर प्रिवेंटिंग द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड। हमने पढ़ा एक्सोस्फीयर। अब हम देखिए, हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ और बात जान लेते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ना, इट ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर। ये अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब एक तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे ठंड हो जाती है तो थोड़ा गर्म हो जाता है, जिससे ठंड और गर्मी में संतुलन बना रहे। तो मतलब ना तो एकदम गर्म होने देता पृथ्वी को, ना एकदम ठंडा होने देता, ये रेगुलेट करता है। आप देखिए जाएंगे कहाँ पे, मान लो आप बृहस्पति पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता है बहुत गर्मी है, क्योंकि वायुमंडल वहाँ पे है नहीं है, या है तो वो संतुलित नहीं कर पाता। तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं हो पाता। या तो यहाँ पे गर्मी रहती, मतलब आग की तरह हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे एकदम बर्फ ही बर्फ रहता, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रिवेंटिंग द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड, टू हॉट और टू cold. The major constituents of air in the atmosphere. The major earth from becoming too hot or too cold, मैंने आपको बता ही दिया। The major constituents of air, major constituents of air in the atmosphere are। तो देखिए कौन कौन सी कैन संक्रंदित हैं, कौन कौन सी कैन से कंप्राइज हुआ है एटमॉस्फेयर। तो वो हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन 0.03%। तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी है, देखिए नाइट्रोजन है आपकी, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है बता वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी है। तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है आपकी 21%, ठीक है। तो कितना हो 99 हो गया, 99% हो गया। आर्गन है कितनी 0। अब देखिए बाकी की 1% में सब गैस हैं, बाकी ये तो 99 हो चुका। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 99। अब बचा 1%, अब क्या बचा 1%। तो इसमें 0.93% तो है आर्गन, और बाकी 0.03% है कार्बन, और बाकी फिर अदर छोटी मोटी गैस होंगी। कितने में होंगी 0.4 में बाकी सब गैसें हैं। तो मेन आपको ये 4 गैसें याद रखना है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन
और ये आपकी कार्बन। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और जो कार्बन 0.03%। तो नाइट्रोजन 78% या 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बिसाइड्स वाटर वेपर, वाटर वेपर के अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, क्या धूल के कण हैं, स्मोक धुआं, सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन एयर इन वेरिइंग क्वांटिटीज। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ग्रीन हाउस गैस समटाइम एब्रिविएटेड GHG, ग्रीन हाउस गैस को शॉर्ट फॉर्म में GHG भी लिख देते हैं, ठीक है। तो GHG लिखा हो तो समझ लेना ग्रीन हाउस गैस है, एब्रिविएट मतलब संक्षिप्त रूप में। इज अ गैस इन द atmosphere that absorbs and emits radiation within the thermal infrared range. This process is the fundamental cause of the greenhouse effect. greenhouse effect का मुख्य कारण क्या है, आधारभूत कारण क्या है? देखिए ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, इज अ गैस इन द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल में है, एक गैस होती है वायुमंडल में, दैट एग्जर्व जो अवशोषित करती है, एब्जर्व मतलब अपने अंदर समाना, अवशोषित करती है, इमिट्स और निकालती है बाहर, क्या निकालती है, रेडिएशन, ठीक है, विथ इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। तो ये गर्म रेडिएशन निकालती है एक तरीके से, विथ इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। This process is the fundamental cause of the greenhouse effect. The primary greenhouse gases in the Earth atmosphere are water vapor. The primary greenhouse gas, जो प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के वातावरण में, वो क्या है, वाटर वेपर है, वो जल बाष्प है, वो क्या है, जल बाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड ओजोन है। तो याद रखेंगे द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर। सबसे ज़्यादा कौन सी है, वाटर वेपर प्राइमरी गैस है, बाकी हैं तो बहुत सारी लेकिन प्राइमरी प्राथमिक। नंबर 1 है वाटर वेपर, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका मीथेन CH4, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर आपका ओजोन O2, ठीक, O3। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस को करते हैं। इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है, द एटमॉस्फेयर, सौरमंडल, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, ठीक है, मार्स एंड टाइटन ऑल्सो कंटेन गैसेस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया, इसलिए ही तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स एवरेज। अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ये तो हमने ग्रीन हाउस पढ़ा, अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग इज द increase of Earth's average surface temperature due to effect of greenhouse gases such as carbon dioxide emission from burning fossils fuels or from deforestation. This is a type of greenhouse effect. तो global warming किससे होता है? इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। तो अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ जाता है, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से, ग्लोब किसे कहते हैं, पृथ्वी को, और वार्मिंग मतलब गर्मी या गर्म करना,
तो पृथ्वी की गर्मी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या पृथ्वी के गर्म करने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये होता क्यों है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये होता है। सच एस, और ग्रीन हाउस में कौन कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, इसलिए आपको पता है कार्बन न्यूट्रल फ्री इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, और पूरे दुनिया कोशिश कर रही है यूएन की भाई कार्बन का एमिशन कम करें। भारत का भी लक्ष्य है कि 2040 या 47 तक भारत अपना 50% या 30% किसका रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेगा, कार्बन को जीरो करने की कोशिश चल रही है, जीरो कार्बन। ठीक है, मतलब कोई देश कार्बन उत्सर्जित ना करें। ये किससे होता है? बर्निंग फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स मतलब होता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन, ये सब किस में आते हैं? फोसिल फ्यूल्स में आते हैं। तो जब ये जलते हैं, जो काला धुआं छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, और अगर हम डिफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों की कटाई या वनों की कटाई, जंगलों की हम कटाई कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाने, कोई रोड डालने, कुछ भी करने के लिए, अपने घर बनाने, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना है, वन विनिमीकरण को रोकना है। दिस इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक टाइप है ग्लोबल वार्मिंग। अब आता है प्रेशर सिस्टम ऑफ अर्थ। प्रेशर सिस्टम ऑफ अर्थ, द प्रेशर एक्सटेंड बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू इट्स वेट अबव द pressure exerted by the atmosphere due to its weight above a unit area of the earth's surface is called atmospheric pressure. It is measured by mercury barometer. तो क्या होता है? देखिए, the pressure exerted by atmosphere due to its weight, तो देखिए एटमॉस्फेयर आपको पता है 600 किलोमीटर तक फैला है, और उससे भी बहुत ज़्यादा फैला है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसका जो वजन होता है, देखिए अब उसमें वायुमंडल थोड़ा बहुत तो वजन होगा, डेंसिटी तो होगी। तो अबव द यूनिट ऑफ द अर्थ, तो अबव द यूनिट ऑफ द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे तो यूनिट एरिया ऑफ द अबव ऑफ द सरफेस, अबव यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वायुमंडल के दबाव के कारण पृथ्वी के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले दाब को ही हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय मरकरी बैरोमीटर। तो आपसे पूछे बताओ एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। एटमॉस्फेयर प्रेशर विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो है मरकरी बैरोमीटर या बैरोमीटर भी कह सकते हैं। मेजर प्रेशर्स बेल्ट ऑफ द अर्थ आर इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। कौन कौन से हैं? मेजर प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ मतलब जहाँ वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, वो कौन सा है? इक्वेटोरियल लो, ठीक है। सब ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल में सबसे कम होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में सबसे हाई होता है, सब पोलार में लो और पोलार में हाई एंड पोलार हाई। ये सब क्या है? मेजर प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ हैं। अब आते हैं विंड्स पे। तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, आर फ्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एयर इज कॉल्ड विंड। अब देखिए आपको पता है एयर होती है जो आपके अभी इस वक्त भी एयर आपके चारों तरफ है, लेकिन जब एयर ही ऐसी बहती है, एयर ऐसी हवा चलती है बहुत तेज, तो एक के ऊपर एक बहुत सारी हवा की परतें होती हैं ऐसी धड़ धड़ धड़, इसे हम विंड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विंड्स कहते हैं। तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, एयर फ्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करती है? बहन करती है। जैसे पानी की तरह ही पानी ऊंचे से कहाँ जाता है? नीचे। वैसे ही हवा भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। दाब ना कि
क्षेत्र नहीं आपका हो कि पहाड़ से हवा बह के नीचे आएगी, नहीं, मतलब जहाँ ताप कम होगा हवा वहाँ चलेगी। तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, एयर फ्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। हवाओं के जो क्षैतिज मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड, एयर इज कॉल्ड विंड। तो अब हम आते हैं द टाइप्स ऑफ विंड्स। अब टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ते हैं कि विंड्स कितनी तरह की होती हैं। तो प्लानेटरी विंड्स होती हैं। कौन सी प्लानेटरी विंड्स? द विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम वन लेटीट्यूड टू अनदर in response to latitudinal differences in air pressure are called planetary or prevailing winds. Planetary winds, the winds blowing throughout the air from one latitude to another in response to latitude differences in air pressure are called planetary or prevailing winds. Planetary winds are divided into three types. They are trade winds, westerlies and polar winds. Westerlies and polar winds. Planetary winds, the winds blowing throughout the air from one latitude to another. जो winds हैं वो बहती हैं throughout the year, हर साल या पूरी साल में one latitude to another, एक लेटीट्यूड से, एक देशांतर से, अक्षांश से दूसरे देशांतर अक्षांश की ओर, वन लेटीट्यूड टू अनोदर इन रिस्पॉन्स टू लेटीट्यूडनल डिफरेंस इन एयर प्रेशर आर कॉल्ड प्लानेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स। प्लानेटरी विंड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. दे आर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलार विंड्स. ट्रेड विंड्स क्या कौन कौन सी होती हैं? दे बिलो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. जो ट्रॉपिक्स है ना उससे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में कौन सी विंड बहती है? ट्रेड विंड्स बहती है. वेस्टर्लाइज कौन से में बहती है? वेस्टर्लाइज. तो दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन द टेम्परेचर लेटीट्यूड बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में बहती हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर के किसी भी एक तरफ. These are all called roaring 40s, the furious 50s and sinking or screaming 60s. Polar winds, they blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt between 60 degree latitude and the pole on both sides of the equator. अब आती है periodic winds. तो दे चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो पीरियोडिक विंड्स कौन कौन सी होती हैं? दे चेंज देयर डायरेक्शन, ये अपना दिशा बदल लेती हैं पीरियोडिकली, ठीक है, समय समय पर. विद द चेंज इन प्रेशर, दाब में बदलाव के साथ साथ, एंड टेम्परेचर, दाब और ताप में बदलाव के साथ साथ जो पीरियोडिक विंड्स हैं ये अपना दिशा बदल लेती हैं कि इन्हें किस तरफ बहना है. इन टेम्परेचर इसकी पीरियोडिक विंड से ही क्या आता है? मानसून आता है. लैंड एंड सी ब्रीज. लोकल विंड्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. लोकल winds develop as a result of local differences in temperature and pressure. Example, फोन, चिनूक, लू, ये सब क्या है? लोकल विंड है. फोन, चिनूक और लू, ठीक है. साइक्लोन्स भाई चक्रवात. रेपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ रेपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर masses with a low pressure at center
It is anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere। तो अपन नॉर्थन हेमस्फीयर में है, तो ये जो ना एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये कि क्लॉक ऐसी चलेगी तो ये ऐसी चलेगी, इस तरीके से, ठीक है। चक्रवात ऐसा आएगा, ठीक है, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब आता है एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं? रेपिड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस विद अ हाई प्रेशर एट सेंटर, इसे एंटी साइक्लोन कहते हैं। हरिकोन, हरिकोन किसे कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म। दिस इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अबाउट 650 किलोमीटर अक्रॉस। दिस इज अ डिस्टर्बेंस अबाउट 650 किलोमीटर अक्रॉस, स्पिनिंग अराउंड द सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर विथ विंड स्पीड अबव 140 किलोमीटर पर हॉर। भाई हरिकोन सबसे खतरनाक होता है, हरिकोन सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। हरिकोन नेम और नेचर ऑफ विंड पढ़ते हैं, ठीक है। विंड का नेम और फिर उसका नेचर कैसा है। तो देखिए चिनूक जो विंड है, चिनूक, देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे ना भारत ने, चिनूक, तो वो चिनूक इन्हीं के नाम पे रखे गए हैं, हवा के नाम पे। तो चिनूक विंड जो है ना वह हॉट होती है, एक तो गर्म होती है। आपसे पूछे कौन सी चिनूक जो विंड है वो गर्म होती है कि नहीं होती? होती है। ड्राई विंड इन रॉकीज, ये ड्राई होती है, सूखी हवा होती है। ऑल्सो कोल्ड स्नो ईटर, इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। अब फोआन रिंग, अब कौन सी है? फोआन रिंग है। फोन रिंग जो है ना हॉट होती है। ड्राई विंड इन द आल्प्स, आल्प्स में ये सूखी होती है। खामसिन जो विंड होती है वो हॉट होती है। ड्राई विंड इन इजिप्ट, और इजिप्ट में ये ड्राई होती है। सुरोको ये हॉट होती है। मॉइस्ट विंड फ्रॉम सहारा टू मेडिटेरियन सी, तो ये सहारा से लेके मेडिटेरियन सी तक ये मॉइस्चर होता है, मतलब इसमें नमी होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड रेन, इसे ब्लड रेन भी कहते हैं। सोलानो कौन सी है? हॉट होती है। मोइस्ट विंड, मोइस्ट होती है ये फ्रॉम सहारा टूवर्ड्स इबेरियन पेनिसुला तक। फिर इसके बाद में आता है आपका हरमाटन, हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ऑल्सो कॉल्ड ग्यूनिया डॉक्टर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे बताओ सहारा से इबेरियन पेनिनसुला की ओर कौन सी हवा बहती है? तो वो सोलानो है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बोरा, तो कोल्ड ड्राई विंड ब्लोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम हंगरी टू द नॉर्थ ऑफ इटली, हंगरी से उत्तर इटली की तरफ कौन सी हवा बहती है? तो वो है बोरा। फिर आता है मिस्ट्रल, तो वेरी गुड हरमाटन, hot dry wind blowing outward from the interior of Western Africa, also called Gonia doctor. Bora, cold dry wind blowing outwards from Hungary to the north of Italy near Adriatic Sea. Mistral, very cold wind which blows from the Alps over France. Punas, cold dry wind blowing down towards the western side of Andes. Blizzard एक हवा का नाम है, ठीक है। Blizzard, very cold wind in tundra region. Purga, cold wind in Russian tundra. Levanter, cold wind in Spain.
नॉर्वेस्टर हॉट विंड इन न्यूजीलैंड। सेंटा एना हॉट विंड इन साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए। सेंटा एना, देखिए कैलिफोर्निया अमेरिका में ईसाई हैं तो वो सेंटा को मानते हैं, तो सेंटा एना कहाँ पे होगी? यूएसए में। हॉट विंड इन साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए। अब हम पढ़ते हैं कुछ नदियाँ और उनका उद्गम क्षेत्र। रिवर एंड देयर ओरिजिन्स इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे, फुल फोकस 100% माइंड का फोकस के साथ पूरा फोकस यहाँ पे लाइए। अपनी सांस लीजिए एक लंबी ऐसे। कम हियर, कूल डाउन, ओपन योर माइंड and close your eyes and listen me with fullest concentration. रिवर ओरिजिन, नील रिवर जो है ना वो विक्टोरिया लेक से निकलती है। नील रिवर कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है। अमेजॉन रिवर कहाँ से निकलती है? एंडीज पेरू से निकलती है। अमेजॉन रिवर कहाँ से निकलती है? एंडीज, जो कि कहाँ पे? पेरू में है। अमेजॉन रिवर कहाँ से निकलती है? एंडीज पेरू से निकलती है। यांगजी रिवर कहाँ से निकलती है? तिब्बतन कियांग प्लेटू से निकलती है। यांगजी रिवर कहाँ से निकलती है? तिब्बतन कियांग प्लेटू से निकलती है। मिसिसिपी और मिसूरी कहाँ से निकलती है? एक इतास्का लेक यूएसए से निकलती है। यानीसी कहाँ से निकलती है? तानु ओला माउंटेन से निकलती है। हुआंग हो कहाँ से निकलती है? हुआंग हो एक कुनलुन माउंटेन से निकलती है। हुआंग हो कुनलुन माउंटेन से निकलती है हुआंग हो। ओब कहाँ से निकलती है? अल्टाई माउंटेन्स रसिया से निकलती है ओब। कॉन्गो कहाँ से निकलती है? लुआलाबा एंड लुआपोला रिवर से निकलती है। आमूर कहाँ से निकलती है? नॉर्थ ईस्ट चाइना से निकलती है। देखिए ध्यान से पढ़ो यार, ध्यान से, बिल्कुल रीड नहीं करना, समझना है। नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है। अमेजॉन एंडीज से निकलती है। यांगजी तिब्बतन कियांग प्लेटू से निकलती है। मिसूरी कहाँ से निकलती है? इक्तास्का लेक यूएसए से निकलती है। यानीसी कहाँ से निकलती है? ताला ओला माउंटेन से निकलती है। तन्नू ओला माउंटेन से निकलती है। कौन सी? यानीसी तन्नू ओला माउंटेन से निकलती है। हुआंग हो कहाँ से निकलती है? कुनलुन माउंटेन से निकलती है। ओब कहाँ से निकलती है? ये अल्टाई माउंटेन्स रसिया से निकलती है। कॉन्गो निकलती है लुआल्बा एंड लुआपुला रिवर्स। अमूर कहाँ से निकलती है? नॉर्थ ईस्ट चाइना। लेना कहाँ पे है? बेकल माउंटेन्स। लेना बेकल माउंटेन्स। मेकोंग तिब्बतन हाईलैंड्स। और नाइजर गुयाना से। ठीक, और नाइजर गिनिया से होती है। अब टाइफून्स कहाँ से? चाइना सी से। हो गया क्या? नहीं अभी चल रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। टाइफून चाइना सी से। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से? इंडियन ओशियन से। हरिकेन्स कैरेबियन सी से। टोरनाडोज यूएसए से। बिलीज नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, याद रखें इनको। पनामा कहाँ से निकलती है? पैसिफिक ओशियन विथ कैरिबियन सी से पनामा निकलती है, पनामा नदी। सुएज कहाँ से निकलती है? मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी से सुएज निकलती है। एरी अटलांटिक ओशियन टू ग्रेट लेक्स एरी। कील नॉर्थ सी तो बैटलिक सी कील। अब आता है ओशियंस।
ओशियंस डीपेस्ट पॉइंट, ओशियन डीपेस्ट पॉइंट, ओशियन पैसिफिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट कहाँ है? देखिए सबसे गहरा बिंदु, देखिए पैसिफिक ओशियन जो है ना, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इसका डीपेस्ट जो पॉइंट है ना वो है मारियाना ट्रेंच। क्या है? मारियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या है? मारियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट, पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच क्या है? पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मारियाना ट्रेंच। ठीक है। अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? प्योर्टा, प्योर्टा राइको ट्रेंच, प्योर्टा राइको ट्रेंच, प्योर्टा रिको ट्रेंच भी पढ़ सकते हो आपको। अटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? अटलांटिक ओशियन का, देखिए मेनली 4 ही मेजर ओशियंस हैं, 4 ही ओशियंस हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन और आर्टिक। ठीक है, तो ये 4 जो ओशियंस हैं इनके डीपेस्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक या पुएर्टो राइको ट्रेंच, अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? पुएर्टो राइको ट्रेंच। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? जावा ट्रेंच। और आर्कटिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? और यूरेशियन बेसिन, यूरेशियन बेसिन। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेट वाटर बॉडी जॉइंट एरिया। तो कौन सा पास, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं वाटर बॉडीज और एरिया। तो बेब एल मेंडेब, बेब एल मेंडेब ये कहाँ पे है? ये स्ट्रेट कहाँ पे है? रेड सी एंड अरेबियन सी पे, अरेबिया एंड अफ्रीका एरिया में होता है। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है? आर्टिक ओशियन एंड बेरिंग ओशियन के बीच में जो स्ट्रेट बनता है वो कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट। ये अलास्का एंड एशिया में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट ये किस किस के बीच में बनता है? ब्लैक सी एंड मरमारा सी के बीच में बनता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? टर्की में, टर्की क्षेत्र में आता है। डोबर स्ट्रेट ये नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशियन में बनता है। ये कहाँ पे होता है? इंग्लैंड एंड यूरोप एरिया में आता है। फिर आता है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन के बीच में बनता है। ये फ्लोरिडा एंड बहामास आइलैंड के एरिया में आता है। फिर आता है गिब्राल्टर स्ट्रेट, ये मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन के बीच में बनता है। ये स्पेन एंड अफ्रीका क्षेत्र में आता है, मतलब मोरक्को साइड आता है, ये मोरक्को के एरिया में। फिर आता है ये मलाका आता है। और मलाका कहाँ बनता है? जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में मलाका स्ट्रेट बनता है। इंडिया एंड इंडोनेशिया, देखिए एक तरीके से ये समझिए स्ट्रेट मतलब क्या होता है, मतलब समझिए ये है, मान लो बे ऑफ बंगाल, समुद्र का नाम है बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे ये मान लो जावा सी है, अब इसके बीच में जो जोन होता है इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी पट्टी होती हैं। पाक स्ट्रेट कहाँ पे बनता है? बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, पाल्क। और इंडियन एंड श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट बनता है? पाल्क। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया और श्रीलंका किस स्ट्रेट से जुड़े हैं, तो आप पाल्क कह सकते हैं। इंडिया और भारत और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? तो ये है पाल्क स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट ये है साउथ पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशियन में, चिली रीजन में पाया जाता है। सुंडा स्ट्रेट ये जावा सी एंड इंडियन ओशियन में है और इंडोनेशिया में की तरफ है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी लेक कहाँ पे है, ये जरूर आता है ये क्वेश्चन। देखिए इम्पोर्टेंट डाटा रहता है, तो हम इम्पोर्टेंट डाटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैस्पियन सी कहाँ पे आता है? एशिया। कैस्पियन सी कहाँ पे है? एशिया में है। लेक सुपीरियर कहाँ पे है? कनाडा एंड यूएसए में है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है। ठीक है, लेक हुरॉन, मतलब हुरॉन लेक है और लेक ये है, नहीं आपको लेक कहाँ लिखा है, तो लेक हुरॉन कहाँ पे है? कनाडा एंड यूएसए में है।
लेक मिशिगन कहाँ पे यूएसए में है। लेक तंजानिया का कहाँ पे अफ्रीका में है। लेक बैकल कहाँ पे रशिया में है। लेक ग्रेटर बेयर कहाँ पे है कनाडा में है। लेक आरल कहाँ पे है काजाकिस्तान में है। लेक ग्रेट स्लेव कहाँ पे है कनाडा में है। तो एक बार और याद करेंगे आप ध्यान से। तो लेक कैस्पियन सी कहाँ पे है एशिया में है। लेक सुपीरियर कहाँ पे है कनाडा एंड यूएसए में है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है अफ्रीका में है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है अफ्रीका में है। तो कैस्पियन सी बोले मेरे साथ, कैस्पियन सी एशिया। लेक कैस्पियन सी एशिया। लेक सुपीरियर कनाडा एंड यूएसए। लेक सुपीरियर कनाडा एंड यूएसए। लेक सुपीरियर कनाडा एंड यूएसए। लेक विक्टोरिया अफ्रीका। लेक विक्टोरिया अफ्रीका। लेक विक्टोरिया अफ्रीका। लेक विक्टोरिया अफ्रीका। लेक हुरॉन कनाडा एंड यूएसए। लेक हुरॉन कनाडा एंड यूएसए। लेक मिशिगन यूएसए। लेक मिशिगन यूएसए। लेक मिशिगन यूएसए। लेक मिशिगन यूएसए। लेक तंजानिया का। लेक तंजानिया का। लेक तंजानिया का अफ्रीका। लेक तंजानिया का अफ्रीका। लेक तंजानिया का अफ्रीका। लेक बैकल रसिया। 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 ग्रेट बेयर कनाडा। ग्रेट बेयर कनाडा। ग्रेट बेयर कनाडा। ग्रेट बेयर कनाडा। आरल काजाकिस्तान। 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 ग्रेट स्लेव कनाडा। ग्रेट स्लेव कनाडा। ग्रेट स्लेव कनाडा। लेक ग्रेट स्लेव कनाडा। लेक ग्रेट स्लेव कनाडा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स और उनकी जगह। हमने लेक को पढ़ा, कैस्पियन सी कहाँ पे एशिया में है, ठीक है। लेक ग्रेट स्लेव कहाँ पे है कनाडा में है। लेक मिशिगन कहाँ पे यूएसए में है। तो ये हमने ऐसे पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वाटरफॉल्स, जो झरने हैं और उनकी जगह, ठीक है। तो वाटर एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स कहाँ पे है वेनेजुएला में। एंजल फॉल्स कहाँ पे है वेनेजुएला में। सबसे बड़ा वाटरफॉल समझ लीजिए, बहुत बड़ा है। तुगेला फॉल्स कहाँ पे है साउथर्न अफ्रीका में। तुगेला फॉल्स कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में। तुगेला फॉल्स कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में। मोंगी वाटरफॉल्स कहाँ पे है नॉर्वे में है। मोंगी वाटरफॉल्स कहाँ पे है नॉर्वे में है। योसीमाइटी कहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में है। योसोमाइटी। कैटोर्टा एम्बुला कहाँ पे है पेरू में है। कैटार्टा युम्बिला। कैटार्टा युम्बला। कैटार्टा युम्बला। कैटार्टा युम्बला। कैटार्टा यम्बला। कैटार्टा यम्बला कहाँ पे पेरू में है। तो एंजल्स फॉल्स कहाँ पे है वेनेजुएला में। एंजल फॉल कहाँ पे है वेनेजुएला में। तुगेला फॉल कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में है। मोंगे फॉल कहाँ पे है नॉर्वे में है। एसोमिटे कहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट में है। और कैटार्टा यम्बुला कहाँ पे है पेरू में है। कैटार्टा यम्बुला कहाँ पे है पेरू में है। अब कुछ शहर और किस नदी के किनारे बसे हैं ये हम जानते हैं। तो अकियाब जो टाउन है मम्मियार का, वो इरावाडी नदी के किनारे बसा है। बगदाद इराक का तिग्रिस नदी के किनारे बसा है। बसारा इराक का तिग्रिस एंड यूफ्रेटिस नदी के किनारे बसा है, नदी की बैंक पर बसा है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी की बैंक पे है। बर्लिन जो बर्लिन है, बर्लिन में कौन सी है स्प्री नदी है। ब्रिस्टल एवन नदी है। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी है, ठीक है। केरा इजिप्ट नील नदी के किनारे है। कैंटोन कहाँ पे है सिकियांग नदी है कैंटोन में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में कौन सी है क्लाइड नदी है। हैम्बर्ग जर्मनी में कौन सी है एल्बी नदी है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है स्वर्णरेखा। काबुल नदी। कराची इंडस नदी।
खार्टूम खार्टूम सूडान नील नदी, लाहौर रावी नदी, लाहौर कहाँ है रावी नदी, लिस्बन या पोर्तुगल कहाँ पे है तंगुस नदी, लंदन यूके का थेम्स नदी, लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ किस नदी के किनारे है गोमती नदी के किनारे है, मॉन्ट्रियल कनाडा ओटावा नदी के किनारे है, न्यूकैस्टल यूके टायर नदी के किनारे है टायर, न्यू ऑरलियंस यूएसए किस नदी के किनारे है मिसिसिपी, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है यूएसए हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क हडसन भी पढ़ लेते हैं, पेरिस फ्रांस किसके है सीन नदी के किनारे है, फिलाडेल्फिया यूएसए डालावेर नदी के किनारे है, रोम इटली टाइबर नदी के किनारे है, तिब्बर भी कह सकते हैं इसको, संघाई यांगसी कियांग नदी के किनारे है संघाई, ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर, बर्सा पोलैंड विस्टूला नदी के किनारे है, वॉशिंगटन डीसी पोटामाक नदी के किनारे है पोटामक, और यांगोन मम्यार ये इरावाडी नदी के किनारे हैं यांगोन मम्यार, ठीक है, और अक्याब भी इरावाडी नदी के किनारे हैं, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ डेजर्ट और उनके ओरिजिन, कुछ डेजर्ट और उनके ओरिजिन पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए कंट्री या रीजन कौन सा डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, ये क्या अभी लेक ही चल रही हैं सॉरी, ये तो अभी लेक ही चल रही हैं, हाँ लेक ही चल रही हैं, वो नदी चल रही हैं, ठीक है। जो सहारा नदी है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, सहारा नदी कहाँ पे, नहीं यार कुछ तो बात है क्या ये, झेलम इरावाडी सहारा, तो नेम और उन कहाँ पे किस क्षेत्र में है वो डेजर्ट हम पढ़ते हैं। तो जो सहारा डेजर्ट है इसे लिबियान या नुबियन भी कहते हैं, ये नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जिसे हम ऑस्ट्रेलियन में कौन कौन से हैं जैसे गिब्सन सिम्पसन, ठीक है, विक्टोरियन ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियन जिसे रुब अल खाली या एन नाफुद भी कहते हैं ये अरबिया में है। 10 ये लुट बैरन डेजर्ट है ये ईरान में है अपना। 10 ये लुट इसे बैरन डेजर्ट भी कहते हैं ईरान में है। 10 ये कबीर ये सॉल्ट डेजर्ट है ये भी ईरान में है। डेजी अर्टो डी सेचुरा ये पेरू में है। अटाकामा ये आपका नॉर्थ चिली में है। पाटागोनिया ये आपका अर्जेंटीना में है। कालाहारी ये आपका बोत्सवाना में है। नम्बिब ये आपका नमीबिया में है। अब रैंक नेम और कौन सा लैंड कहाँ पे है और एरिया कितना है और कंट्री। तो देखिए ग्रीनलैंड ये 21,75,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये कहाँ पे है डेनमार्क में है। न्यूगोनिया ये 7,85,753 में है ये इंडोनेशिया में है। बोरेनिया लैंड कहाँ पे है ये 7,48,168 में है इंडोनेशिया और मलेशिया में है। मेडागास्कर ये 5,87,713 किलोमीटर स्क्वायर में है और ये माडागास्कर में है। बैफिन आइसलैंड 5,03,944 ये आप 5,03,944 किलोमीटर स्क्वायर में ये कनाडा में है। सुमात्रा कहाँ पे है ये आपका 4,43,066 किलोमीटर इंडोनेशिया में है। अब कौन सा मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, ये कौन सा मिनरल्स और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट जो मिनरल्स हैं और उनका जो प्राथमिक मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से मिनरल का किस देश में होता है, आइए जानते हैं। गोल्ड को सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना। बॉक्साइट को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया। कॉपर को कौन, चिली।
प्लेटिनम को कौन, साउथ अफ्रीका। क्रोमियम को कौन करता है, साउथ अफ्रीका। बेनेडियम को चाइना। एंटीमनी को चाइना। टंगस्टन को चाइना। फोस्फोरस को फास्फेट को मोरक्को। मैग्नीज को चाइना। डायमंड को रसिया। आयरन और है चाइना। पेट्रोलियम यूएसए। देखिए चाइना कितनी चीज़ में लीडिंग है यार, सोचो जरा। देखना, गोल्ड में चाइना, कॉपर में चाइना, बेनेडियम में चाइना, एंटीमनी में चाइना, टंगस्टन में चाइना, मैग्नीज में चाइना, आयरन ओरे में चाइना। इसलिए तो चाइना भाई, सब चाइना से डर रहे हैं। तो गोल्ड कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर, चाइना। बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया। कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर चिली, ठीक है। प्लेटिनम का लीडिंग प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका। क्रोमियम का लीडिंग प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका। प्लेटिनम और क्रोमियम दोनों का कौन है, साउथ अफ्रीका ही है। बेनेडियम का चाइना। एंटीमनी चाइना। टंगस्टन चाइना। और फॉस्फेट मोरक्को। मैग्नीज चाइना। डायमंड रसिया। डायमंड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, रसिया है। ये तो आसान है, याद रख लेना आप, डायमंड, ठीक है। डायमंड गर्ल होती हैं वहाँ पे, बहुत सुंदर लड़कियाँ होती हैं डायमंड, वो कहाँ पे होती हैं, रसिया में होती हैं। आयरन ओरे चाइना। पेट्रोलियम यूएसए। पेट्रोल यूएसए में बहुत है ही, हम खुद ही पेट्रोल यूएसए से ही खरीदते हैं, तो पेट्रोलियम में यूएसए लीडिंग है, ठीक है। अब कौन सा ग्रासलैंड, देखिए घास के मैदान और कौन से देश में कौन सा घास का मैदान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखें आप कि स्टेपी, जो यूरेशिया के घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। हंगरी के में कौन सा घास का मैदान है, पुष्टाज है। पुष्टाज मैदान कहाँ, पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पे है, हंगरी में है। ग्रासलैंड कहाँ पे है, हंगरी में है। प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पे है, यूएसए में है। पंपास ग्रासलैंड कहाँ पे है, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में है। उरुग्वे इसे साउथ अमेरिका में है, कौन का, पंपास। बेल्ड ग्रासलैंड कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ पे, न्यूजीलैंड में है। तो स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पे है, यूरेशिया में है। पुष्टाज ग्रासलैंड कहाँ पे है, हंगरी में है। प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पे है, यूएसए में है। पंपास ग्रासलैंड कहाँ पे है, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे साउथ अमेरिका में है। बेल्ड ग्रासलैंड कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एंड लीडिंग प्रोड्यूस, देखिए हमने मिनरल्स में पढ़ा, फिर हमने ग्रासलैंड पढ़े। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, जो फसलें होती हैं उनमें कौन सा उनके उत्पादन में कौन प्रथम है, ठीक है। तो देखिए कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 है। कॉफ़ी उत्पादन में कौन है, ब्राज़ील नंबर 1 है। रबर उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 है। टी उत्पादन में चाइना नंबर, देखिए चाइना में ही चाय आ रहा है, तो चाय का उत्पादन कौन करेगा, चाइना ही करेगा। तो टी उत्पादन में चाइना, क्योंकि चाइना में आता है चाय, और चाय मतलब होता है टी, ठीक है, इसलिए तो इसे चाइना कहते हैं। फिर ऑयल पाल्म में कौन सा है, इंडोनेशिया। पाल्म ऑयल में कौन सा है, इंडोनेशिया। कोकोआ में कौन है, घाना, ठीक है। कोकोनट में कौन है, इंडोनेशिया। कोकोनट में सर्वप्रथम उत्पादक देश कौन सा है, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा उत्पादन कोकोनट का कौन करता है, इंडोनेशिया। डेट पाल्म का कौन करता है, इजिप्ट करता है। कॉटन में चाइना है, कॉटन में उत्पादन में प्रथम कौन है, चाइना है। कॉटन में कौन है, चाइना है। व्हीट में भी कौन है, चाइना है। मेज में कौन है, यूएसए। मेज में कौन है, यूएसए है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कौन है, चाइना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी कौन है, चाइना। वूल में है ऑस्ट्रेलिया, ऊन, वूल में है ऑस्ट्रेलिया। राइस में भी है चाइना। क्लोव्स में है जंजीबार, ठीक है।
अब पढ़ते हैं कौन सी सीमा किन के बीच में है, कौन सी सीमा किन के बीच में है। हम पढ़ते हैं कौन सी सीमा किन के बीच में है। ठीक है, तो देखिए कौन सी सीमा किस देश के बीच में है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए रेड क्लिफ जो लाइन है जो कि 1947 में बनी, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो लॉर्ड रेड क्लिफ थे, मतलब एक अंग्रेज, तो उनकी अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उन्होंने उनके नाम पे फिर भारत पाकिस्तान की बाउंड्री को रेड क्लिफ रखा गया। तो रेड क्लिफ लाइन 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मैकमोहन बॉर्डर किस किस के बीच में है, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है, 1914 में बना मैकमोहन लाइन। डुरंड लाइन 1893 पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। और दोस्तों पूछे भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड लाइन है, क्योंकि पता है जो अफगानिस्तान जो पीओके है ना, पीओके हमारा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर के बॉर्डर बनाता है, लेकिन जो कश्मीर का जो पीओके है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इसे पाकिस्तान में है अभी अधिकृत। ठीक है, डोरंड लाइन किसके बीच में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान 1893 में निर्धारित हुई थी। हिंडनबर्ग लाइन किस किस के बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन है। हिंडनबर्ग बॉर्डर किस किस के बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड। हिंडनबर्ग किस किस के बीच में है, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन। मैगिनोट लाइन किसके बीच में है, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में मैगिनोट लाइन है। ओडर नेसी लाइन किस किस के बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ओडर नेसी लाइन है। सीगफ्रीड लाइन किसके बीच में है, फोर्टिफिकेशन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, सीगफ्रीड लाइन। 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को अलग कौन करती है, 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को कौन अलग करती है, 38 पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन यूएस एंड कनाडा को अलग करती है, 49th पैरेलल लाइन यूएस और कनाडा के बीच में है। 24th पैरेलल लाइन किस किस के बीच में है, ये आपकी 24th पैरेलल लाइन ये है पाकिस्तान क्लेम्स दैट इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रन ऑफ कच्छ, पाकिस्तान का दावा है, भारत ने स्वीकार नहीं किया। 17th पैरेलल लाइन किस किस के बीच में, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी है, 17th पैरेलल लाइन है। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब सभी जो कॉन्टिनेंट हैं उनका उच्चतम और निम्नतम बिंदु कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसका जो हाईएस्ट वो है माउंट एवरेस्ट 8,850 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट है, और लोएस्ट कौन सा है, डेड सी -396 मीटर। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट किलिमांजारो 5,895 किलोमीटर हाई मीटर 5,895 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट -151। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका तो ये 6,190 मीटर। ठीक है, और कौन सा, माउंट मैकिनली। डेथ वैली कौन सी है, डेथ वैली है इनका लोएस्ट पॉइंट -87 मीटर। साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, माउंट अकोनकेगुआ 6,962 मीटर है, और इनका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वेल्डेस पेनिसुला -40 मीटर है। अंटार्कटिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है बिन्सन मैसिव 4,897 मीटर हाई है, और बेंटली सब ग्लेशियल टेरेंच ये इनका लोएस्ट पॉइंट है -2538 मीटर, बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच। यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर, और लोएस्ट कौन सा है, कैप्सियन सी -28 मीटर। ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसियोजुको
2228 मीटर। और डीप लोएस्ट कौन सा, डीपेस्ट सबसे गहरा कौन सा है, लोएस्ट लेक अय्यर -16 मीटर। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है हम जानते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी ख़त्म होगा, फिर हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो एंसन जो है वो आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। चाइना का एक शहर है एंसन। बाकू अजेरबैजान किसके लिए है, पेट्रोलियम के लिए। बेलफास्ट आयरलैंड किसके लिए है, बेलफास्ट जो कि आयरलैंड का एक सिटी है, किसके लिए है, शिप बिल्डिंग के लिए है। ब्रिमिंगम मतलब टॉप वर्ल्ड में कौन सा किस लिए है, ब्रिमिंगम जो यूके का है, आयरन एंड स्टील के लिए। शिकागो यूएसए मीट पैकिंग के लिए। डेट्रॉइट किसके लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉइट। हवाना क्यूबा किसके लिए, सिगार्स के लिए। हवाना क्यूबा सिगार्स के लिए। हॉलीवुड यूएसए फिल्म्स। ठीक है, फिल्म्स के लिए। इसके बाद में जोहन्नेसबर्ग साउथ अफ्रीका किसके लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए। कंसास सिटी यूएसए किसके लिए, मीट पैकिंग के लिए। कावासाकी जापान आयरन एंड स्टील के लिए। किम्बरली साउथ अफ्रीका डायमंड एंड माइनिंग के लिए। क्रीबोई रोग यूक्रेन आयरन एंड स्टील के लिए। लीड्स यूके वूलन एंड टेक्सटाइल्स के लिए। लेनिनग्राड रसिया शिप बिल्डिंग के लिए, लेनिनग्राड शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक, इधर आते हैं हम। लॉस एंजलिस यूएसए पेट्रोलियम के लिए। लियोन फ्रांस सिल्क टेक्सटाइल के लिए। मैग्नेटोगॉर्स्क रसिया आयरन एंड स्टील के लिए। मैनचेस्टर यूके कॉटन टेक्सटाइल के लिए। मिलन इटली सिल्क टेक्सटाइल के लिए। मुल्तान पाकिस्तान पोट्री के लिए। मुनीच जर्मनी लेंसेस के लिए। ठीक है, नगोया जापान ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिलाडेल्फिया यूएसए लोकोमोटिव्स के लिए। पिट्सबर्ग यूएसए आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। प्लायमाउथ शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। राउरकेला इंडिया का आयरन एंड स्टील के लिए। इंडिया का जो है ना वो राउरकेला प्रसिद्ध है। कौन, राउरकेला। ठीक है, शिपफील्ड कहाँ पे है, यूके कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। व्लादिवोस्टोक रसिया में है, व्लादिवोस्टोक शिप बिल्डिंग के लिए है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। तो आज हमने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी, कल हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, और कल हम इंडियन जियोग्राफी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।